गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जोहार सभी साथियों का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। बुद्धि का ये रिकॉर्डेड वीडियो है दोस्तों। इंटेलिजेंस से सवाल पूछे गए हैं, हर बार एक सवाल पूछा ही जाता है आपके एग्ज़ाम में। सो यहाँ जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे, बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाएंगे नहीं। इस फॉर्मूले से कई बार सवाल पूछा गया है, तो यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे। बहुत सारे बुद्धि के सिद्धांत भी दिए गए हैं। बुद्धि का यहाँ पर शब्द का अर्थ थोड़ा सा जान लेंगे। सामान्यतः प्रज्ञा, प्रतिभा, ज्ञान और समझ इत्यादि के अर्थों में किया जाता है। इसका प्रतिभा, प्रज्ञा और ज्ञान या फिर किसकी समझ कितनी है या फिर योग्यता के संदर्भ में बुद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है। यह वह शक्ति है जो हमें समस्याओं का समाधान करने एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। कोई समस्या समाधान करना है या फिर किसी उद्देश्य की प्राप्ति करना है तो बुद्धि जो है उसमें अहम भूमिका निभाती है और सक्षम बनाती है हमें। बुद्धि के संदर्भ में मनोवैज्ञानिक के मतभेद हैं। अब इसको बहुत सारे मनोवैज्ञानिक जो सीधे कहते हैं कि ये बुद्धि जो है जन्मजात क्षमता है या फिर ये जन्मजात होती है, लेकिन कुछ मनोवैज्ञानिक जो कहते हैं परिवेश जो होता है, बालक का परिवेश यानी कि वातावरण, वो भी इसको प्रभावित करता है। तो दोनों को यहाँ पर लेकर के चला जाता है। देखिए यहाँ पर मतभेद है, फिर भी यह निश्चित तौर पर कहा जाता है कि किसी के व्यक्तित्व का मुख्य निर्धारक है। किसी भी व्यक्ति का जो मुख्य निर्धारक है वो बुद्धि है, क्योंकि इससे व्यक्ति की योग्यता का पता चलता है। इसे व्यक्ति की जन्मजात शक्ति कहा जाता है, जिसके उचित विकास में उसके परिवेश की भूमिका प्रमुख होती है। मानव विकास की विभिन्न अवस्थाओं में बुद्धि के विकास में भी अंतर होता है। सही बात है, अलग अलग अवस्थाओं में बुद्धि का विकास अलग अलग होता है। इनके कुछ पक्ष हैं, 3 पक्ष हैं, कार्यात्मक, संचरात्मक और क्रियात्मक। 3 पक्ष हैं बुद्धि के, और बुद्धि 3 श्रेणियों में रखा जाता है। सामाजिक बुद्धि, स्थूल बुद्धि और अमूर्त बुद्धि। अमूर्त क्या होता है, स्थूल क्या होता है, ये थ्योरी सेक्शन में डिस्कस किया गया है। अब यहाँ पर वंशानुक्रम और वातावरण, इन दोनों को यहाँ पर दोनों की अंतःक्रिया बुद्धि को निर्धारित करने वाले ये दोनों कारक हैं। वंशानुक्रम और आपका वातावरण दोनों प्रभावित करते हैं। बुद्धि के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। एक कारक सिद्धांत बीने, टर्मन और स्टर्न तीनों के द्वारा दिया गया है। द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन, बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक, प्रतिदर्श का सिद्धांत थॉमसन। अगर इन सिद्धांतों को डिटेल में पढ़ेंगे तो सबका सेपरेट एक एक क्लास लगना होगा, जो कि यहाँ पर ज़रूरी नहीं है। आपको सिद्धांत ही पूछा जाता है यहाँ पर एग्जाम में आपके। त्रिआयामी या फिर पदानुक्रमिक सिद्धांत जेपी गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया है। बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत आरबी कैटल के द्वारा। यहाँ इंपॉर्टेंट आप याद रखेंगे, बहुबुद्धि का सिद्धांत का प्रतिपादक हार्वर्ड गार्डनर, और यहाँ पर आपका द्विकारक और बहुकारक सिद्धांत ज़्यादा पूछा जाता है, तो किनके द्वारा प्रतिपादन किया गया। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर मानसिक आयु जो IQ निकालते हैं और जो बुद्धि परीक्षण होता है, ये कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ। इसी संदर्भ में सर्वप्रथम जर्मन के मनोवैज्ञानिक वुंट का नाम आता है, जिसने 1879 में बुद्धि मापन के लिए मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की। देखिए ध्यान दीजिएगा, प्रयोगशाला की स्थापना की पहले इन्होंने, लेकिन इन्होंने मापन नहीं किया वुंट ने। उसके बाद आते हैं फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड वीने एवं उसके साथी साइमन ने बुद्धि के मापन का आधार बच्चों के निर्णय, स्मृति, तर्क एवं आंकिक जैसे मानसिक कार्यों को माना। अब यहाँ पर जो इंटेलिजेंस का मेजरमेंट है, ये किस आधार पर मान रहे थे, और बच्चों के निर्णय, बच्चे किस तरह से डिसीजन लेते हैं, उनका मेमोरी कैसा है, वो तर्क कैसे करते हैं, आंकिक कैसा है उनका, ये सारे फैक्टर्स को देख करके उन्होंने IQ मेज़र के लिए यहाँ पर बात रखी। उन्होंने इस कार्य से संबंधित अनेक प्रश्न तैयार किए और उन्हें अनेक बच्चों का पर आजमाया, यानी कि एक्सपेरिमेंट किया, परीक्षण किया। अब ये सारी बातें आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। उपरोक्त मनोवैज्ञानिकों के बाद सर्वप्रथम विलियम स्टर्न ने बुद्धि मापन के लिए बुद्धि लब्धि IQ के प्रयोग का सुझाव दिया है। ध्यान दीजिएगा, मानसिक आयु से संबंधित ये आपका इसको रखना है, फॉर्मूले को याद, IQ का, बुद्धि लब्धि निकालने का। ऊपर में मेंटल एज, मानसिक आयु, और नीचे जो है कालानुक्रमिक आयु गुना 100। ये फार्मूला का यूज़ करके हम IQ फाइंड कर सकते हैं। अभी इससे संबंधित प्रश्न भी आपको एक देखने को मिलेगा।
अब यहाँ पर मनोवैज्ञानिक वैसलर जो हैं आईक्यू का वितरण किए हैं। अगर जिनका आईक्यू 130 या इससे ऊपर निकलता है तो उसको अति श्रेष्ठ बुद्धि या प्रतिभाशाली बुद्धि कहा जाता है। उसी तरह से यहाँ और भी रेंज जो हैं आईक्यू के वो आपको दिख रहे हैं, तो एक बार आपको देख लेना है पीडीएफ से। वहीं मनोवैज्ञानिक मैरल जो हैं आईक्यू का वितरण किए हैं, डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं बुद्धि लब्धि के आधार पर। 140 से ऊपर है तो अति श्रेष्ठ प्रतिभाशाली, 120 39 है तो श्रेष्ठ बुद्धि, 110 से 19 के बीच में है तो उच्च सामान्य बुद्धि। और यहाँ पर देखिए छिन्न बुद्धि 70 से 79 के बीच में, 69 से नीचे है तो निश्चित छिन्न बुद्धि। सामान्य बुद्धि ये 90 से 109 10 के बीच में माना जाता है। प्रश्न को देखेंगे हम लोग। किसी बच्चे में अमूर्त विचारों के संदर्भ में उनकी सोचने की योग्यता क्या कहलाती है? अमूर्त विचारों के बीच में बारे में सोच रहे हैं, तो अमूर्त विचार क्या? तो अभी हमने डेफिनेशन देखा कि अमूर्त विचारों के बारे में सोचना, ये उसका बुद्धि, इसकी जो योग्यता है ये क्या कहलाएगी? बुद्धिमान है तभी अमूर्त विचार कर पाएगा। आगे देखिए, आप कक्षा 7 के कक्षा अध्यापक हैं। आप अपनी कक्षा के संदर्भ में सभी छात्रों की बुद्धि लब्धि परीक्षण करते हैं। आप पाते हैं कि पूरी कक्षा में रमा और अशोक की बुद्धि लब्धि 130 के ऊपर, तो रमा और अशोक हैं। अब देखिए 130 से बुद्धि लब्धि ऊपर है तो क्या होगा? ये प्रतिभाशाली होंगे। बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला यहाँ पर कौन सा है, आपको सही टिक करना है। चलिए, आपका जो मानसिक आयु है बटा में कालानुक्रमिक आयु या फिर वास्तविक आयु, इसको भी बोल सकते हैं, कंफ्यूज नहीं करना है। वास्तविक आयु गुना 100 करेंगे, आपका ये फार्मूला करेक्ट है। इससे सवाल भी पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर आपको सवाल दे दिया है, इसको हल करना है। देखें, आप कक्षा 8 के कक्षाध्यापक हैं। आपकी कक्षा में सुरेश नाम का एक लड़का पढ़ता है जिसकी आयु यहाँ पर देखिए, आयु कितना दिया हुआ है? 15 वर्ष। उसकी मानसिक आयु 18 वर्ष है। तो बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो आईक्यू का डेफिनेशन फॉर्मूला आपने देखा, ऊपर में मानसिक आयु मेंटल एज होता है 18 बटा में वास्तविक आयु यहाँ दिया हुआ है 15 गुना 100। इसको सॉल्व करेंगे आप तो कितना मिलेगा? इसको काट कूट के आप सॉल्व करें। चलिए, 5 से कट रहा है, 5 दिया 15 और ये 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 0 20 हो जाएगा। ये 3 1 3, 3 6 18, यानी कि 6 गुना 20 हो रहा है, यानी कि 120 आपका यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। आपकी कक्षा का एक छात्र राजू एक सृजनशील छात्र है, उसकी बुद्धि का स्वरूप होगा। अब सृजनशील छात्र है यानी कि नए नए विचार, ये तर्क वितर्क लॉजिक कर सकता है, समस्या समाधान कर सकता है। तो इसको किस समूह में माना जाएगा? ये औसत से अधिक है, एवरेज से अधिक है, तभी तो ये सृजनात्मक बालक है। चलिए, बुद्धि इसका औसत से अधिक होगा। आगे देखिए, यहाँ पर आपकी कक्षा में 60 बच्चे हैं जिनमें 10 बच्चों की बुद्धि लब्धि 70 से कम है, तो आप उन छात्रों को किस समूह में रखेंगे? 70 से कम है तो कहाँ पर रखेंगे? अभी आपने देखा टेबल, तो ये छिन्न बुद्धि वाले ये छात्र हैं, टेबल आप देख लिए। आगे देखेंगे बुद्धि के प्रतिदर्श सिद्धांत का प्रतिपादन, प्रतिदर्श सिद्धांत का यहाँ पर थॉमसन, प्रतिदर्श सिद्धांत को यहाँ पर दिया है थॉमसन ने। आपकी कक्षा का एक छात्र राजन पढ़ाई, खेलकूद, सामूहिक कार्यों आदि में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है। इसका अर्थ है कि वह सब चीज़ में सर्वश्रेष्ठ है, तो ये वह क्या है यहाँ पर? चलिए, वह बहुआयामी बुद्धि वाला है। देखिए, एक ही दिशा में बुद्धि नहीं है इसका, सभी दिशा में बुद्धि है। पढ़ाई में भी है, खेलकूद में भी है, सामूहिक कार्यक्रम सभी में ये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहा है। मतलब इसका जो बुद्धि के जो आयाम हैं बहुबुद्धि हैं, चारों ओर इसका बुद्धि जो है सही काम कर रहा है। आगे देखें, आप पिछले कई वर्षों से शिक्षण कार्य कर रहे हैं। आपने अपने अनुभवों के आधार पर पाया है कि बहुआयामी छात्र निपुण होते हैं किस चीज़ में? अभी ऊपर आपने क्वेश्चन देखा, बहुआयामी जो छात्र होते हैं ये कई प्रकार के कौशलों में माहिर होते हैं, निपुण होते हैं। इनमें बहुत सारे कौशल होते हैं, सिर्फ एक नहीं होता। आगे देखेंगे, निम्न में से किसने सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि का शब्द को परिभाषित किया? सबसे पहले परिभाषित किया था स्टर्न ने, ऑप्शन डी यहाँ पर होगा। क्रिस्टलाइज संबंधित है, क्रिस्टलाइज संबंधित है साथियों, क्रिस्टलाइज जो आपका संबंधित है अनुभव, अधिगम तथा वातावरण संबंधी कारकों पर आधारित एक सामान्य योग्यता पर ये संबंधित है। आगे देखेंगे, बुद्धि से संबंधित द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन। अभी आपने देखा द्विकारक बुद्धि का सिद्धांत यहाँ पर किन्होंने दिया है? जल्दी से आंसर कर देंगे आप लोग। स्पीयरमैन।
चलिए आगे देखेंगे बुद्धि के इकाई सिद्धांत के प्रतिपादक। इकाई सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? बुद्धि के इकाई सिद्धांत। चलिए इसमें अस्टर्न थे आपके, अस्टर्न थे, बिने थे और टर्मन थे, तीन थे। यहाँ पर कहीं भी अस्टर्न, बिने, साइमन कहीं नहीं दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन ए डी के साथ जाना होगा। इकाई सिद्धांत यानी कि एक कारक सिद्धांत। एक कारक सिद्धांत, एक कारक सिद्धांत में कहना था इनका कि बुद्धि जो है इनका मानना था कि बुद्धि जो है अविभाज्य है, अविभाज्य है, इसका एक ही कारक है। बुद्धि को एक ही फैक्टर के साथ में इन्होंने डिफाइन किया और बताया था बुद्धि के बारे में कि बुद्धि जो है अविभाज्य इकाई है, अविभाज्य इकाई है और एक शक्ति है, एक शक्ति है। तो इन्होंने इसीलिए एक शक्ति या फिर अविभाज्य है बुद्धि, इसीलिए इन्होंने कहा कि बुद्धि जो इकाई है एक कारक सिद्धांत इन्होंने दिया। अस्टर्न, टर्मन और आपके बिने, साइमन। और जो द्विकारक सिद्धांत है उसमें बुद्धि के दो कॉन्सेप्ट आते हैं। आपका एक आता है जनरल इंटेलिजेंस, सामान्य बुद्धि, और दूसरा आता है स्पेसिफिक इंटेलिजेंस। तो सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि, यहाँ पर दो प्रकार के बुद्धि का डिस्कस किया गया है, जनरल और स्पेसिफिक, इसीलिए इसको द्विकारक सिद्धांत कहा गया। और द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक जो है आपके स्पीयरमैन। आगे देखेंगे अगले सवाल को। स्टैनफोर्ड बिने स्केल बुद्धि परीक्षण कितने वर्ष के बालकों के लिए है? तो ये जो परीक्षण किया जाता है कितने वर्ष के बालकों के लिए है? ये है साथियों आपका 2 से 14 वर्ष के बीच के बालकों के ऊपर ये परीक्षण किया जाता है, टेस्ट लिया जाता है। किसी छात्र में किशोरावस्था के बाद तीव्र विकास होता है, तीव्र विकास होता है किशोरावस्था के बाद में। अमूर्त चिंतन संबंधी योग्यताओं का विकास होता है तेजी से किशोरावस्था में। बुद्धि से संबंधित गिलफोर्ड के सिद्धांत के अनुसार मानसिक प्रक्रिया आधारभूत आयाम है। सूचना सामग्री, उत्पाद, संक्रिया, ये सभी हो जाएगा। ये सभी यहाँ पर गिलफोर्ड के सिद्धांत के अनुसार मानसिक प्रक्रिया के आधारभूत आयाम हैं। मानसिक प्रक्रिया में संक्रिया भी होती है, सूचना सामग्री, उत्पाद, ये सभी। किसी छात्र में आयु की विभिन्न अवस्थाओं में उस छात्र का बौद्धिक विकास हमेशा क्या होता है? समान रहेगा, असमान रहेगा, गिरेगा, ऊपर उठेगा। तो ये हमेशा जो है विभिन्न अवस्थाओं में असमान रहता है, अलग अलग अवस्थाओं में बुद्धि का जो विकास है अलग अलग होता है। आगे देखें, यदि एक छात्र ने अपने वातावरण से सामंजस्य करना सीख लिया हो तो एक शिक्षक होने के नाते आपका विचार होगा कि वह छात्र मंदबुद्धि है, बुद्धिमान है या फिर क्या है। देखिए यहाँ पर वातावरण से सामंजस्य करना सीख लिया है, जैसा वातावरण वैसे खुद को ढाल रहा है, एडजस्ट करने के लिए सीख गया है। तो एडजस्टमेंट सीख गया है तो वो बुद्धिमान है, तभी वो एडजस्ट करने के लिए सीख गया है। तो ऑप्शन बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे बुद्धि परीक्षणों का जनक। बुद्धि परीक्षणों का जनक किनको कहा गया है? बिने को। बुद्धि परीक्षण का जनक बिने साइमन को कहा गया है। यहाँ सिर्फ साइमन है तो बिने साइमन ही पूरा नाम है, बिने साइमन। तो यहाँ बिने फर्स्ट नेम है तो बिने देंगे। बुद्धि का प्रकार नहीं है, अभी प्रकार आपने देखा बुद्धि के प्रकार। तो बुद्धि का प्रकार अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, ये तो हैं यहाँ पर। मानसिक बुद्धि यहाँ पर ये बुद्धि का प्रकार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की परिभाषा नहीं है? बुद्धि की परिभाषा कौन सी नहीं है? बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, बिल्कुल। बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है, बिल्कुल। जीवन की अपेक्षाकृत नवीन परिस्थितियों से अपना सामंजस्य स्थापित करने की योग्यता है बुद्धि, बिल्कुल। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक शक्ति प्राप्त करने की योग्यता, ये नहीं होगा आपका। बुद्धि से संबंधित नहीं है। जिसका बुद्धि नहीं है वो भी राजनीति कर सकता है, आर्थिक स्थिति उसकी सही हो सकती है, सामाजिक शक्ति हो सकती है, मंद बुद्धि का भी। एक ही कक्षा का निष्पादन भिन्न भिन्न होता है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण इसके लिए सर्वाधिक उत्तरदायी हो सकता है? अब देखिए, एक ही कक्षा का जो निष्पादन है भिन्न भिन्न हो रहा है, कौन सा कारण यहाँ पर उत्तरदायी होगा? छात्रों की बुद्धि में अंतर है, बिल्कुल सही बात है। छात्र अलग अलग आईक्यू के हैं, अलग अलग उनकी
लर्निंग क्षमता है, इसीलिए यहाँ पर शिक्षण का निष्पादन भिन्न भिन्न हो रहा है। निम्नलिखित में से किस कथन से बुद्धि एवं परीक्षण के महत्व को पता चलता है? ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, व्यावसायिक मार्गदर्शन में बुद्धि परीक्षण की भूमिका अहम है। बिल्कुल, बुद्धि परीक्षणों द्वारा प्रत्येक छात्र की सही उन्नति, ये भी सही बात है। अनुसंधान के विभिन्न घटकों का चयन करना होता है, तो बुद्धि भी एक आधार है ताकि कम से कम त्रुटि हो, तो ये भी है। तीनों के तीनों यहाँ पर जो है बुद्धि परीक्षण के महत्व को दर्शा रहे हैं। यहाँ पर डी आपका हो जाएगा, उपरोक्त सभी बुद्धि परीक्षण से महत्व का पता चल रहा है। आगे देखिए, आजकल बुद्धि परीक्षण का उपयोग शिक्षा जगत में व्यापक रूप से हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा जगत में बुद्धि परीक्षण के सदुपयोग का एक उदाहरण? सदुपयोग का एक अच्छा उदाहरण यहाँ पर बुद्धि परीक्षण के आधार पर छात्रवृत्ति सुनिश्चित करना, बुद्धि परीक्षण के आधार पर छात्रों के लिए अधिगम प्रणाली का चयन करना, बुद्धि परीक्षणों के आधार पर छात्रों को परामर्श देना। देखिए, ए वाला थोड़ा सही नहीं लग रहा है, लेकिन बी बिल्कुल सही है, सदुपयोग होता है इससे। सी वाला भी बिल्कुल सही बात है, परामर्श दे रहे हैं बुद्धि परीक्षण के आधार पर, तो ये भी सही है। मतलब बी और सी दोनों सही हैं, तो इस आधार पर बी और सी तो यहाँ पर है नहीं, इसीलिए डी के साथ जाना होगा, ए बी सी तीनों के लेके चलना होगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका होगा करेक्ट आंसर। एक अच्छे शिक्षक के रूप में व्यक्ति को बुद्धि परीक्षण के परिणाम जानने के बाद निम्नलिखित में से किस व्यवहार से बचना चाहिए? परिणाम के आधार पर कम बुद्धि वाले बच्चों का चयन, उन्हें कठिन कार्य करने से रोकना। अब देखिए, जिनका बुद्धि परीक्षण किया गया उनका कम है, तो उनको कठिन कार्य करने से रोकना है, क्योंकि वो असफल होने का उसमें संभावना ज़्यादा रहेगा। तो इससे बचना है आपको। परिणाम के आधार पर सुधार के लिए परामर्श बिल्कुल देना है। बुद्धि परीक्षण का उपयोग अनुसंधान में बच्चों का व्यापक सहयोग लेने के लिए कर सकते हैं, ये तो सही बात है। बचना किससे है ये आपको बोला है, तो परिणाम के आधार पर कम बुद्धि वाले छात्रों का चयन कर उन्हें कठिन कार्य करने से रोकना, तो इससे आपको बचना है। चलिए आगे देखेंगे, आगे आपके आंसर्स हैं, और इसी तरह के 2-3 जो छोटे छोटे टॉपिक हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो रिकॉर्डेड वीडियो, इसका PDF आप लोग एक बार देख लीजिएगा।